खालदा का बेटा यूनान होता था और घर में उसकी शादीशुदा बेटियों ने शोहरों समेत डेरा लगाया हुआ था। जो कोई काम ना करते और अरशद यूनान से पैसे भेजता तो सारे खाते। और खालदा की बहू आमना 17 लोगों की खिदमत पर मामूर थी। और जब आमना की बेटी हुई तो खालदा ने उसे भी आमना के साथ कामों में लगा दिया। और किसी को इसकी पढ़ाई की फिक्र ना थी और रात भर रोती रहती। 15 साल के बाद अरशद यूनान से वापस आ रहा था और एयरपोर्ट पर सवाई आमना और बेटी के अलावा सब मौजूद थे। और अरशद आमना और बेटी से मिलने के लिए बेताबी के साथ घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके ख्वास गुम हो गए। किसने चुराया है मेरा हार? आमना की नंद इतनी जोर से दाढ़ी थी कि किचन में काम करती आमना बेख्तियार लर्ज सी गई। सुबह से घर में तबाही मची हुई थी क्योंकि आमना की बड़ी नंद का सोने का हार गुम हो गया था। मिल जाएगा बेटा, परेशान क्यों होती हैं? आमना की सास प्यार से उसे समझा रही थी, मगर अलमारी का एक एक कपड़ा निकालकर फर्श पर फेंकते हुए आमना की बड़ी नंद सिदरा बेहाल हुई जा रही थी। यूं लगता था कि जैसे उस पर कोई दीवानगी का दौरा सा पड़ गया है। उसने अपने कमरे की हर चीज़ औंधी कर दी। अम्मा, मेरा हार मेरे कमरे में नहीं है। मुझे पक्का पता है कि उसे किसी ने चुरा लिया है। उस दिन मैंने पड़ोस की शादी में पहना था। ना तो सभी ललचाई हुई नज़रों से मेरे हार को देख रहे थे। सिद्रा आंखों में आंसू भरकर बोली। अम्मा आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटाकर प्यार करने लगी। अरे फिर फिक्र मत कर, अभी मिल जाएगा। और ना भी मिला तो मैं तेरे भाई अरशद को बोलूँगी, वो बाहर से तेरे लिए पैसे भेजेगा और मैं तुझे नया हार बनवा दूंगी। या तेरा भाई कमाता ही किस लिए है? किचन में काम करती आमना के हाथ ठटक से गए। बदकिस्मती से अरशद जितने भी पैसे भेजता था वो सब के सब सास के हाथ में ही होते थे। उसमें आमना का कोई हिस्सा भी ना होता था। मगर दूर बैठा अरशद तो कुछ और ही समझता था। अम्मी, मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन मैंने अभी तक भाभी का कमरा चेक नहीं किया। मैं वो कमरा भी देखना चाहती हूँ। ये हर वक्त मेरी खुशियों को नज़र लगाती रहती है। क्या पता उसने चुराया हो। सिद्रा बल खाते हुए अपने कमरे से निकली और धड़म से आमना के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अंदर सोई हुई आमना की 15 माह की बेटी अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आमना अपना काम छोड़कर किचन से बाहर निकल आई थी। सिद्रा को रोकने की जुर्रत उसमें थी ही नहीं, बस खामोशी से उसे कमरे को तहस नहस करते देख रही थी। सिद्रा ने आमना की अलमारियों में रखी हर चीज़ ज़मीन पर गिरा दी। उसका ड्रेसिंग टेबल, दराज, यहाँ तक कि उसने बेड का गद्दा तक उठाकर पूरे कमरे में देख लिया। आमना की दोनों छोटी नंदें भी तमाशा देखने के अंदाज में आसपास खड़ी थी। और आमना की सास तो बेटी के साथ मिलकर हर चीज़ ढूंढ रही थी। और तभी सिद्रा की नज़र दराज के कोने में पड़े स्याह रंग के शापर पर पड़ी। अरे ये क्या है अम्मी, ज़रा देखें तो। सिद्रा ने आगे बढ़कर जल्दी से शापर खोला। हाय हाय, इतना भारी सोने की चूड़ियाँ ये इसके पास कहाँ से आई? सिद्रा ने सर उठाकर मशकूक नज़रों से आमना को देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी के असरात नमूदार हो गए थे। वो बेख्तियार 2 कदम चलकर आगे आई। वो सिद्रा बाजी, ये मेरी हैं, मेरी अम्मी ने मुझे शादी के मौका पर दी थी। बाकी सारा जेवर तो आप लोगों ने ले लिया था, बस यही चूड़ियाँ बची हैं। आमना का लहजा काम का रह गया था। सिद्रा ललचाई हुई निगाहों से चूड़ियाँ देखते हुए बार बार अपने हाथ में पहन कर देख रही थी। चूड़ियाँ भारी थीं और आमना का दिल हलक में अटक रहा था। वो तो पहले ही अपनी शादी का सारा सोना इन लोगों के हवाले कर चुकी थी जो अब न जाने कहाँ था। हमें ज़्यादा जताने की ज़रूरत नहीं है कि ये तुम्हारी माँ ने दी थी। हमने भी तुम्हें कई तोले सोना डाला था। तुम दोनों मियाँ बीवी ने खुद ही फैसला किया था कि उसे बेचकर अरशद यूनान चला जाए। सिद्रा ने दोनों चूड़ियाँ बाजू में पहन ली थीं और अब मुतमिन अंदाज में कह रही थी, अम्मा मुझे ये चूड़ियाँ पसंद हैं। हार गुम हो गया तो कोई बात नहीं, मैं ये चूड़ियाँ रख लेती हूँ। उसने मुतमिन अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। आमना ने घबराकर अपनी सास की तरफ देखा कि शायद वो मना करें। ये चूड़ियाँ तो इसकी थीं, मगर वो प्यार से बेटी का माथा चूमते हुए कह रही थी, हाँ हाँ बेटा, ले ले। घर में मौजूद हर चीज़ पर तुम लोगों का भी इतना ही हक है जितना का इस कलमोही आमना का।
सिद्रा खुशी खुशी कमरे से बाहर निकल गई थी। दोनों नंदे भी मुंह बनाते हुए अपना अपना मोबाइल लिए लॉन्च में जा बैठी थी, जहाँ उनके शोर ऊंची आवाज़ में टीवी लगाए कोई फिल्म देख रहे थे। घर में एक चिड़ियाघर का सा समा बंधा हुआ था। आमना की सास बेटे के पीछे कमरे से निकली तो आमना की आंखों में आंसू देखकर रुक गई। तुम किस खुशी में आंसू बहा रही हो बीबी? जरा सी चूड़ियाँ अपनी बहन को क्या दे दी हैं? बड़ी तकलीफ हो रही है। जा जाके किचन में खाना बना और दोबारा मेरी बेटी की खुशियों पर नज़र मत रखना। उन्होंने उंगली उठाकर आमना को धमकी दी। आमना खामोशी से अपने कमरे में चली गई, जहाँ उसकी छोटी बेटी सना बिलक बिलक कर रो रही थी। वो पैदाइशी तौर पर ही कमज़ोर थी और आमना सारा दिन किचन में ससुराल वालों के काम काज करती रहती, तो इस पर तवज्जो ना देने का वक़्त ही ना मिलता था। वो मज़ीद कमज़ोर होती जा रही थी। उस वक़्त वो बुरी तरह से रो रही थी। आमना ने आगे बढ़कर उसे गोद में लिया और उसे दूध पिलाने लगी। बच्ची खामोश हो गई। आमना ने आंसू भरी नज़रों से अपने कमरे का जायज़ा लिया, जहाँ की हर चीज़ रफ्ता रफ्ता उसकी नंदें उसे छीन चुकी थीं। उसके कमरे में शानदार फर्नीचर हुआ करता था, जो मंजली नंद को पसंद आ गया और उसने घर में आते ही अपना टूटा फूटा फर्नीचर आमना के कमरे में रखवा कर उसका शानदार फर्नीचर अपने कमरे में सेट करवा लिया था। टूटी हुई तराजें, अलमारी के लटकते हुए पट और उस वक्त ज़मीन पर फैला हुआ सारा काट कबाड़। आमना ने एक ठंडी सांस ली। किचन का सारा काम समेटने के बाद उसे अपने कमरे को भी सही करना था। बच्ची को सुलाकर उस पर कंबल डालते हुए आमना बाहर निकली। उसके जहन में तो बस एक ही बात थी कि आने वाले सख्त सर्दी के दिनों के लिए उसकी बच्ची के पास कपड़े नहीं हैं। अभी उसने कमरे से बाहर कदम रखा ही था, जब सास ने चिल्लाकर कहा, बड़े गोश्त की बिरयानी बना ले आमना, सिद्रा के शोर को बहुत पसंद है, और साथ ही कड़ी चावल भी बना लेना। छोटी ने फरमाइश की है, फ्रिज में कबाब रखें, वो भी तल लेना, और ज़रा जल्दी हाथ चला ले, 12 बजने को आए हैं, अभी तक तूने आटा भी नहीं गूंदा, गंदे बर्तनों का ढेर सैंक में पड़ा है, जल्दी हाथ चलाओ। कड़कदार लहजे में कहते हुए आमना की सास वापस मुड़कर बेटियों से कुछ गप्पियाँ लगाने लगी थी। आमना अपने टूटे बदन को संभालते हुए किचन में चल पड़ी। घर में इतने अफराद थे कि रोजाना का खाना भी ऐसे बनता जैसे घर में कोई दावत हो। रही बात आमना की, तीनों नंदें अपने अपने शोहरों और बाल बच्चों समेत माँ के घर में ही रहने लगी थी। जब से उन्हें अंदाज़ा हुआ था कि अरशद यूनान से हर महीने एक मोटी रकम भेजा करता है, तीनों के शोहरों ने हठ हरामी की इंतहा करते हुए कामकाज छोड़ दिया था। जवान होते बच्चों के साथ सब इसी घर में पड़े रहते और अरशद के भेजे हुए पैसों पर ऐश कर रहे थे। अरशद की बीवी को उन्होंने घर के मुलाजमा का दर्जा दे रखा था, और वाकई आमना की हैसियत मुलाजमों से भी ज़्यादा ना थी। वो नाश्ता बनाकर हटती, बर्तन धोती, सफाई करती, तो सास दोपहर के खाने का आर्डर दे देती। आमना कई सारे लोगों का खाना 3 वक्त बना बनाकर थक जाती। छोटी बच्ची मुसलसल रोती रहती, उसे माँ की कुर्बत नसीब ही ना होती। आमना ने एक नज़र उठाकर लॉन्च में बैठे इतने सारे लोगों को देखा, उनमें से कोई उसकी मदद करने को नहीं आता था। सिद्रा का शौहर बीवी के हाथ में सोने की चूड़ियां देख देख कर तारीफ कर रहा था, मगर आमना जानती थी कि दर हकीकत वो राल टपका रहा है। अम्मी अरशद भाई से कहे ना कि कुछ रकम बेच दें, सफदर आजकल कोई कारोबार करना चाह रहे हैं और उन्हें पैसों की ज़रूरत है। सिद्रा एक अदा से माँ के साथ लगी कह रही थी, अरे हाँ बेटा, फिक्र क्यों करती है, आज ही उसका फ़ोन आएगा तो मैं उसे कह दूंगी। अम्मा ने प्यार से उसकी जानब देखते हुए कहा। अचानक मंजली नंद बोल उठी, अम्मी आपको सिर्फ सिद्रा नज़र आती है, मैं और मेरा शौहर क्यों दिखाई नहीं देते? देख नहीं रहे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें उनकी शादियां भी तो करनी हैं, नेम को भी पैसों की ज़रूरत है। उसने अपने शौहर का नाम लिया। अम्मा ने हाथ उठाकर कहा, अरे फिक्र मत करो, जिसको जो चीज़ चाहिए अभी अरशद का फ़ोन आता है, बता दो, मैं सब कुछ कह दूंगी, वो महीने के आखिर में पैसे भेज देगा। आमना ने एक ठंडी सांस भरी, सर झटका और खाना बनाने पर तवज्जो मरकूज मरकूज कर दी। थोड़ी ही देर के बाद अरशद का फ़ोन आ गया। लॉन्च में ऐसा हंगामा मच गया जैसे कोई तूफान आ गया हो। सब अपनी अपनी लिस्ट गिनवा रहे थे। अरशद फितरतन शरीफ इंसान था, ज़्यादा बहस को पसंद नहीं करता था। उस वक़्त भी वो सबके जवाब में
बस यही कह रहा था कि हाँ, वो जल्द रकम भेज देगा। सबसे बड़ी रकम की फरमाइश तो सिद्रा के शौहर सफदर ने की थी। उसकी 2 बेटियां थीं जो कॉलेज जाती थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों की अवस्थी के ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। सफदर ने फरमाइश की थी कि उसे 5 लाख रुपए की रकम चाहिए, जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर सके। थोड़ी देर के लिए तो अरशद चुप सा रह गया, मगर उसने हामी भर ली। सिद्रा ने रोते हुए अरशद से कहा था, भाई आप तो जानते ही हैं कि सफदर का चलता हुआ कारोबार ख़त्म हो गया। मुझे मजबूरन अम्मी के घर रहना पड़ रहा है। भाभी दिन रात मुझे बातें सुनाती हैं और आंखें दिखाती हैं कि मैं आपका दिया हुआ खा रही हूँ। प्लीज़ सफदर के लिए भी पैसे भेज दें ताकि ये अपना कारोबार शुरू करे और हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। सिद्रा की बात पर दूसरी जान मौजूद अरशद को शदीद तैश आ गया। बुलाओ आमना को, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसकी संजीदगी भरी आवाज़ उभरी तो सिद्रा ने झूठ बूट के आंसू साफ करते हुए आमना को आवाज़ दी। भाभी, अरशद भाई आपको बुला रहे हैं। किचन में काम करती आमना को अंदाज़ा ना था कि अरशद ने उसे क्यों बुलाया है, मगर उसके ऊपर एक खुशगवार सी हैरत छा गई। इतने लोगों के बीच में अरशद ने उससे बात करने के लिए कहा था। वो दिल ही दिल में मगरूर सी होने लगी। धीरे धीरे चलती हुई वो बाहर आई। अम्मा के मोबाइल पर कॉल आई हुई थी। उन्होंने मोबाइल आमना के हाथ में पकड़ा दिया। आमना ने इधर उधर देखा। घर में मौजूद सारे अफराद उसकी जानब यूं देख रहे थे जैसे पता नहीं वो क्या करने वाली हो। इन सब की मौजूदगी में ही उसे बात करनी थी। किसी में इतनी शर्म ना थी कि शौहर अपनी बीवी से बात करना चाहता है तो 2 मिनट के लिए उन्हें लैदगी दे दे। आलिया ने झिझकते हुए अरशद को सलाम किया। दूसरी जानब उसने आमना के सवाल का भी जवाब नहीं दिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ आमना? अगर सित्रा बाजी चंद दिनों के लिए हमारे घर मेहमान के तौर पर आई गई हैं तो तुम उन्हें बात बात पर आंखें क्यों दिखाती हो? झगड़ा क्यों करती हो इनसे? तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम इन्हें बोलो कि वो तुम्हारा दिया हुआ खाती हैं? मैं यहाँ पर कमाता ही किस लिए हूँ? तुम सबकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही। आइंदा मैं ना सुनूं कि तुमने बाजी से कोई गलत बात की है। अरशद तो आमना पर चढ़ दौड़ा। वो हक्का बक्का दूसरी जानब उसकी बात सुन रही थी। उसने एक नज़र सिद्रा की जानब देखा जो बेनियाजी से अपनी कलाई में मौजूद चूड़ियों को घुमा रही थी। नहीं अरशद, मैंने तो बाजी को ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने अखलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, मगर दूसरी जानब अरशद ने गाल ही काट दी थी। टून टून की आवाज़ आई तो आमना ने मोबाइल कान से हटाकर देखा। आय हाय, फ़ोन ही बंद कर दिया। मेरे बेचारे बच्चे ने तुझसे तो वो बात ही नहीं करना चाहता। न जाने क्यों जहर घोल दिया है तूने मेरे बेटे की ज़िंदगी में। परदेश में जाके बैठा है और बीवी का भी सुख नसीब नहीं उसे। कैसी लालची औरत ब्याह कर ले आई हूँ मैं उसके लिए। अम्मा ने अपना माथा पीटा। लॉन्च में मौजूद तमाम अफराद अपनी अपनी राय देने लग गए। सभी के ख्याल में आमना ही कसूरवार थी जो कि अपने शौहर को मोहब्बत के 2 बोल भी नहीं बोल सकती थी। आमना ज़मीन में शर्म के मारे गिरने लगी। बड़े मुश्किल से कामते हाथों से उसने मोबाइल वापस किया और वापस किचन में चली गई, क्योंकि सास ने कहा था कि जोहर के अज़ान से पहले पहले खाना तैयार कर ले। खाना बन गया तो सारे अफराद खाते साथ ही अपने अपने कमरों में जा घुसे। गंदे बर्तनों का एक ढेर आमना का मुंतज़िर था और तभी उसने बच्ची सना उठकर रोने लगी। आमना घबराकर कमरे की तरफ लिपकी। बच्ची खांस रही थी। उसका सीना खराब हो रहा था। आलिया को अंदाज़ा था बढ़ती ठंड में उसे छोटे बच्चे के लिए मोटे कपड़ों की ज़रूरत होती है। उसने फैसला कर लिया कि वो आज रात फिर सास से बात करेगी। रात के खाने के वक़्त उसने हिम्मत कर ली और सास के पास आ गई। उस वक़्त उसके पास छोटी नंद बैठी हुई थी। अम्मी, वो मैंने आपसे कहा था ना, मुझे सना के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदने हैं। आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दें, वरना सना बीमार पड़ जाएगी। उसका सीना सुबह से ख़राब हो रहा है सर्दी की वजह से। आमना ने झिझकते हुए कहा। सामने बैठी हुई सास ने अचानक कहा, पीछे ही पड़ गई है तू आमना। बोला तो था कि अरशद पैसे पैसे भेजेगा तो इसमें से निकाल के कुछ दे दूंगी, मगर समझ नहीं आता कि तेरे लालच की कोई हद है भी या नहीं। अम्मा ने नफरत भरे अंदाज में उसे देखते हुए घरा कर कहा। पास ही छोटी नंद बैठी हुई थी। अरे अम्मी, मांग रही है तो दे दें, कोई 1000 2000 रुपये। सर खाया हुआ है उन्होंने भी। हाँ, थोड़ी देर के बाद आ जाती है। मन मनाने मनाते हुए छोटी नंद की आवाज़ पर
आमना शर्म के मारे ज़मीन पर गड़ गई। यूं लग रहा था जैसे वो भीख मांग रही है। हालांकि वो अपने शौहर की कमाई में से उसकी बेटी के लिए चंद रुपए मांग रही थी। आमना की सास ने एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली और अपना बटुआ खोलकर उसमें से 2,000 रुपये निकाले। ये ले पैसे, और अब दोबारा मुझसे कुछ मत मांगना। बहुत अय्याश हो गई है तो। सास ने रुपया आमना के कदमों के पास फेंके और नखवत से मुंह दूसरी जानब कर लिया। आमना ने लड़ते हाथों से नीचे झुककर वो पैसे उठा लिए। पसीना पसीना होते हुए उसे बस यही ख्याल आ रहा था कि न जाने उसकी मुश्किलात कम कम ख़त्म होंगी। और तभी छोटी नंद उठी। अरे अम्मी, मैं तो भूल ही गई थी, वो मैंने दर्जी को कुछ कपड़े सिलने के लिए दिए हुए थे, वो कल उठाने हैं। मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं अपने कपड़े उठा कर ले आऊं। वो मसरूफ से अंदाज में बोली तो आमना की सास ने एक प्यार भरी निगाह उस पर डाली। हाँ हाँ बेटा, ले ले, जा अपने कपड़े ले, मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखा करो। आमना की सास ने बटुए में से हजार हजार के कई नोट निकालकर छोटी बेटी के हवाले कर दिए। वो रकम को देखकर मुंह बनाने लगी। नहीं अम्मी, इतने काफ़ी नहीं है, मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, और दें। छोटी नंद ने तो कहा तो सास ने बटुए में से 5,000 का एक नोट निकालकर उसके हवाले कर दिया। वो मुतमिन तो नहीं थी मगर फिर भी मुंह बनाते हुए चली गई। आलिया फटी पटी निगाहों से सास को देखती रही। किस कदर वाजिया फ़र्क था। मगर सास ने थोड़ी देर के बाद घर का तो वो खामोशी से पलटकर खाना खाने लगी। धीरे धीरे वक़्त गुजरता गया। आमना के बालों में चांदी उतर आई। यूनान के अरशद ना पलट कर वापस आया और ना ही उसने कभी आमना और अपनी बेटी की खैरियत मालूम की। घर वाले उसे जो बता देते वो आंखें बंद करके उन्हीं पर यकीन कर लेता। आमना की हैसियत घर में मुलाजमा की सी थी, उससे कभी न बढ़ सकी। आमना की तीनों नंदें अपने अपने शौहरों और बच्चों समेत ठाठ से माँ के घर पर रहती रहीं। अरशद का भेजा हुआ एक एक रुपया इस्तेमाल करती रही, मगर आमना और उसकी बेटी को उनके उतरे हुए कपड़े ही नसीब होते। आमना की बेटी अब 15 साल की हो चुकी थी और वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी शक्ल सूरत की थी। बेहद खूबसूरत और नाजुक सी सिजरा उठते बैठते हसद भरी निगाहों से आमना की बेटी को देखा करती, क्योंकि उसकी अपनी दोनों बेटियां कबूल सूरत थीं और शादी के लायक होने के बावजूद अब इनका कोई रिश्ता नहीं आया था। शायद ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती कि 15 साल बाद अरशद को यूनान से घर वापस आने का ख्याल आ गया। उसके वापस आने की खबर गोया सर पर बम बनकर गिरी थी। उन्हें तो लंबी लंबी रकमें हर महीने वसूल करने की आदत हो चुकी थी। साहब ने ही दबे दबे अंदाज में अरशद को वापसी से मना किया, मगर अब उसने फैसला कर लिया था कि वो वापस आ ही जाएगा। नहीं आमना, अब मैं मज़ीद यूनान में नहीं रह सकता। बेशक आमना मुझसे बात नहीं करती, वो मुझसे नाराज़ रहती है, मगर मुझे अपनी बेटी का बहुत ख्याल है। वो 15 बरस की हो चुकी होगी। चंद सालों में मुझे उसकी शादी करनी है, इसलिए मेरा वापस आना ज़रूरी है, अरशद ने मजबूत लहजे में कहा। तो आमना की सास ने घबरा कर इधर उधर देखा, कहीं आमना ही ना सुन ले। उन्होंने खुद से ही अरशद के जहन में ये बात डाल दी थी कि आमना उससे बात नहीं करना चाहती और हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है, घर वालों में उठती बैठती नहीं। ना ही उसने अपनी बेटी को घर में किसी से इज्जत से बात करना सिखाया है। हालांकि हकीकत तो ये थी कि आमना कर लेती, उसे अरशद से बात ना करने दी जाती। मोबाइल तो उसके पास था नहीं। दोनों माँ बेटियाँ घर में मुलाजमों जैसा सलूक बर्दाश्त करती थीं। माँ ने, आमना ने, फरिश्तों को भी इल्म ना था कि अरशद ने आज वापस आ जाना है। सब घर वाले उसे लेने के लिए एयरपोर्ट चले गए। वो खामोशी से किचन में काम करती रही। सास जाते वक्त उसे डिशों के नाम गिनवा गई थी वो जो आज उसने बनानी थी। अरशद एयरपोर्ट से बाहर आया तो साहब ने ही खूब लिपटा कर उसे प्यार किया, मगर उसकी बेताब निगाहें अपनी बीवी और बेटी को ढूंढ रही थीं। आमना नहीं आई अम्मा, उसने अपनी माँ से पूछा। तभी साथ खड़ी सिद्रा चमक कर बोली, अरे तुम्हारी बीवी को तुमने कोई दिलचस्पी नहीं है भाई, वो तो अपने कमरे में लेटी हुई थी। मज़े से हमने बड़ा इसरार किया, मगर उसने कहा कि वो नहीं जाएगी। सिद्रा की बात पर अरशद मायूस हो गया। उसका दिल बुझ गया था। वो कितनी चाहत से अपनी बीवी और बेटी की खातिर वतन वापस आया था। उसी बुझे दिल के साथ
वो घर वापस लौट आया। शोर सा दरवाजे पर बुलंद हुआ और सब लोग अंदर आने लगे। किचन में काम करती आमना बेख्तियार रुक सी गई। मर्दों की आवाज़ों में एक आवाज़ कुछ जाने पहचाने से लग रही थी। वो बेख्तियार किचन से बाहर निकली और उसके कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। सामने ही हंसता मुस्कुराता अरशद घर वालों के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। आमना को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। अरशद ने एक सरसरी निगाह आमना पर डाली। उसका दिल बुझ चुका था। रस्मी से इस्लाम दुआ के बाद वो माँ बहनों के साथ लाउंज में बैठ गया। आमना ने खामोशी से उसके लिए शरबत बनाकर उसके सामने रख दिया। वो सना को तलाश कर रहा था। सना अपने कमरे से बाहर निकली तो वो चौंक गई। पाप को आज पहली दफ़ा आज देख रही थी। आमना ने उसे सलाम करने का कहा तो उसने खामोशी से आगे बढ़कर बाप के सामने सर झुका दिया। अरशद ने बेख्तियार उसे खुद से लिपटा लिया। आमना की आंखों से आंसू बहने लगे मगर उसने खुद पर कंट्रोल किया और किचन वापस चल दी। आज रात मेहमानों की दावत थी और उसके पास बहुत काम था। रात को सितरा की बेटी के रिश्ते वालों ने आना था और उसने आमना को भी सुबह से हुक्म दे रखा था कि कई तरह के डिशेस के नाम गिनवा रखे थे। आमना बेचारे खामोशी से किचन का काम करती जा रही थी। अरसा हुआ उसने ससुराल वालों के आगे कुछ भी बोलना छोड़ दिया था। आमना की बेटी सना अपने कमरे में पढ़ रही थी जब अचानक सिद्रा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। शर्म नहीं आती? किचन में तुम्हारी माँ अकेले काम कर रही है और तुम यहाँ बैठी पढ़ाइयाँ कर रही हो। कौन सा तीर मार लेना है पढ़ लिख कर तुमने? शक्ल से तो किसी काम की नहीं लगती। उठ और जाके अपने माँ का हाथ बटा। किचन में सिद्रा ने सना के आगे से किताब छीनते हुए एक नफरत भरी निगाह सना पर डाली। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत उभर आई। अभी तो वो सारे घर वालों के कपड़े इस्त्री करके कमरे में आकर बैठी थी। उसका कल टेस्ट था तो आमना ने उसे प्यार से यही कहा था कि वो जाकर अपने टेस्ट की तैयारी कर ले, वरना वो अक्सर माँ का हाथ बटाया करती थी। उसे सिद्रा का रवैया समझ नहीं आया मगर वो खामोशी से उठकर माँ के पास किचन में आ गई। थोड़ी देर के बाद रिश्ते वाले आ गए। सिद्रा ने अपनी बड़ी बेटी जिसकी उम्र अब 29 साल के करीब हो रही थी उसे लाकर रिश्ते वालों के बीच में बैठा दिया। वो कबूल सूरत थी मगर उसने काफ़ी सारा मेकअप करके अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश की थी। रिश्ते वाले बातचीत करने लगे। सिद्रा को बड़ी खुशी हो रही थी। यूँ लग रहा था कि यहाँ इस दफ़ा बात बन जाएगी। अरशद भी वहीं आकर बैठ गया था और खामोश निगाहों से सबको देख रहा था। नामालूम क्यों उसे कुछ खटक सा रहा था। वो जब से आया था उसने आमना को किचन में ही काम करते ही देखा था। उसकी बहनें कोई काम नहीं कर रही थीं, यहाँ तक कि घर में कोई मुलाजमा भी ना थी मगर वो खामोश रहा। बात अभी चल ही रही थी कि सिद्रा और आमना की सास ने चाय लाने की आवाज़ लगाई। अरे ये कौन है? रिश्ता लाने वाली औरतों के मुंह से दिलचस्प भरी आवाज़ निकली तो सिद्रा और आमना की सास दोनों ने चौंक कर दरवाजे के सिमत देखा जहाँ से आमना की बेटी सना चाय की ट्रॉली धकेलते हुए अंदर दाखिल हो रही थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर सब्ज रंग की आंखें इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। उसने कोई मेकअप नहीं कर रखा था। सलीके से ओढ़ा हुआ दुपट्टा और निकलता हुआ कद उसे मुमताज़ बना रहे थे। रिश्ता करने वालों की नज़र सिद्रा की बेटी से कब की हट चुकी थी। वो मुसलसल सना का जायज़ा ले रही थी। सिद्रा का बस नहीं चाह रहा था कि वो सना को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दें। उसने एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती अचानक छोटी बहन ने शोर बोल उठा, ये हमारे साले की बेटी है, ये जो सामने बैठा है। आज ये फिरौने मुल्क से वापस आया है। उसकी भी शादी की उम्र हो गई है। सिद्रा ने छोटे बेनोई की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था और उसकी बीवी जो चाहते थे उसने कर दिया था। इसकी तो दिली ख्वाहिश थी कि सिद्रा की बेटी की शादी ना हो। दोनों बहनों की आपस में जंग कभी ख़त्म कहाँ हुई थी। सिद्रा की बेटी को तो अंदाज़ा हो गया था कि महफिल में अब उसकी कोई जगह नहीं रही। वह पैर पटकते हुए उठकर अपने कमरे में चली गई थी। मेहमानों ने प्यार से सना को अपने बराबर में बैठा लिया था। सना खौफजदा निगाहों से इधर उधर देखते हुए उनके सवालात का जवाब दे रही थी। दादी और सिद्रा सामने सोफों पर बैठे खा जाने वाली निगाहों से उसे देख रही थी। वही हुआ जिसका खदशा था। जाते जाते वो लोग सना के लिए रिश्ते का कह गई। उनका कहना था कि सना भी उम्र में वो छोटी है,
वो लोग चंद साल इंतज़ार भी कर सकते हैं। मगर उन्हें सिद्रा की बेटी पसंद नहीं आई थी। अरशद ने रिश्ते वालों को जवाब दे दिया था। मगर मेहमानों के घर से निकलते ही सिद्रा आमना और उसकी बेटी पर चढ़ दौड़ी। सही तरबियत की है बेटी की, जमाने पर की आशा ये हमारी भाभी खुद को थी ही उसने, और उसने बेटी को भी वैसे ही बना दिया है। सारी ज़िंदगी ये मेरी खुशियों को खाती रही, अब उसकी बेटी मेरी खुशियों को खाने आ गई है। अम्मी देख रही हैं आप। आंखों में आंसू भरते सिद्रा हलक फाड़ कर चिल्ला रही थी। आमना और सना हक्का बक्का एक दूसरे की शक्ल देख रही थी। मगर कोई और भी था जो हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था, और वो अरशद था। उसने तो फ़ोन पर हमेशा सुना था कि घर में लड़ाई झगड़े सिर्फ आमना करती है। मगर उस वक़्त सना जिस तरह हलक हक्का बक्का चिल्लाकर आमना और उसकी बेटी को गालियाँ दे रही थी, उससे तो साफ ज़ाहिर था कि अरशद को गलत बातें बताई गई थीं। चित्रा यकदम आगे बढ़ी और उसने सना के बाल दबोच लिए। तुझे तो मैं जान से मार डालूंगी। जानबूझकर आई है ना कमरे में। अपनी शक्ल का बड़ा घमंड है। सारी उम्र मुलाजमों जैसी हैसियत रही है तुम माँ बेटियों की, और अभी एकदम तुम लोगों को अपना हक याद आ गया है। खबरदार जो मेरी और मेरी बेटी की खुशियों पर निगाह डाली तो मैं आंखें निकाल दूंगी। सिद्रा घबरा रही थी और इन सब में वो बोल ही गई थी कि अक्का बक्का पीछे खड़ा अरशद इसे ये सब कुछ करता देख रहा था। यकदम वो आगे बढ़ा और उसने सिद्रा को धकेल कर पीछे कर दिया। सिद्रा बेयकीन अंदाज में पीछे हो गई और तभी उसे याद आया कि अरशद तो यूनान से वापस आ चुका है और सना तो उसकी बेटी है। सिद्रा का रंग उड़ गया। मगर अरशद को तो सारी हकीकत पता चल चुकी थी। झूठ बोलते रहे आप लोग मुझसे, मेरी बीवी और मेरी बेटी से घर भर के काम करवाए जाते रहे और मेरे पैसों से सारा खानदान ऐश कर रहा था। कई बार मुझसे कारोबार की रकम मंगवाने के बावजूद मैं देख रहा था कि तीनों बहनोई तो इसी घर में पड़े हैं, तो फिर कारोबार कहाँ है, वो पैसे कहाँ हैं जो इन सब के लिए बेचता रहा। अरशद कड़र लहजे में कह रहा था। हामना खामोश खड़ी थी और सना सिसकते हुए बाप से लिपट गई थी और एक एक करके तमाम बातें अरशद को बता रही थी। अरशद सन्नाटे में रह गया। हकीकत खुल चुकी थी। उसने तीनों बहनोइयों को हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त अपने अपने घर चले जाएं। घर बार तो इनके थे ही नहीं। मिन्नत समाजे करके उन्होंने एक दिन का टाइम ले लिया। मगर अरशद ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बीवी और बच्चों का हक किसी और को नहीं देगा। अरशद की माँ भी खामोश वहीं खड़ी थी। मगर अरशद ने भी उन पर एक नफरत भरी निगाह डाली थी। वही तो थी जिन्होंने हमेशा उसकी बीवी और बेटी का हक मारा था। आमना ने अपने आंसू साफ कर लिए। दिन पलट चुके थे। उसे ना सही कम अज कम उसकी बेटी को तो एक अच्छा मुस्तकबिल मिलने वाला था।